मास्टर टीचर एकेडमी में लोगों की भीड़ जमा थी। समारोह के लिए कई पावरफुल लोग और खास गेस्ट आए हुए थे। बेलघाट के बड़े बड़े लोग भी यहाँ मौजूद थे। ऐसा मौका लंबे टाइम से एकेडमी में देखने को नहीं मिला था। इसलिए विपिन और शंकर दोनों इन्फर्नो बीस्ट से सीधे मीटिंग हॉल में गए। जबकि एकेडमी में चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। स्टूडेंट्स अपने अपने कामों में बिजी थे, लेकिन सभी की बातों का टॉपिक समारोह था। वहीं पर विपिन के दोस्त आदित्य और अखिल भी बैठे बातें कर रहे थे। अखिल ने आदित्य से पूछा, आदित्य, हम सब में से तुम ही सब लोगों से ज्यादा कनेक्टेड हो, क्या तुम्हें पता है कि अगला प्रिंसिपल कौन है? इस पर आदित्य ने जवाब दिया, मुझे कैसे पता होगा, ये तो एकेडमी का सीक्रेट है। मुझे तो लगता है समारोह से पहले ये राज हमें नहीं पता चलने वाला। तो अखिल बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल कौन बनता है, बस मास्टर विशेष नहीं बनने चाहिए। उनका सारे क्लब लीडर के साथ झगड़ा है। हाँ, अगर वो प्रिंसिपल बन गए तो हमारे क्लब की तरक्की रुक जाएगी। हाँ, काश के और कोई हो, आदित्य ने भी कहा। तभी उन दोनों के पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, आदित्य, तुम्हें पता है क्या कि हमारे क्लब लीडर कहाँ है? ये आदमी भी वीपी क्लब का मेंबर था और एक ग्रेड 3 का स्टूडेंट भी। तुम्हारा उससे क्या काम? और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? आदित्य ने पूछा। असल में वो सब जानते थे कि उनका क्लब लीडर बड़ा ही गैर जिम्मेदार था। वो क्लब के सारे काम उन पर छोड़कर खुद गायब हो जाता था और ये लोग उसे ढूंढते रह जाते थे। और पिछले कुछ दिनों से तो उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। पता नहीं कहाँ मर गया था वो। तब आदमी ने आसपास देखा, फिर दबी आवाज में बोला, हुआ ये कि मैं ग्राउंड में एक सीट ढूंढ रहा था ताकि आराम से समारोह का इंतजार कर सकूं। तभी अचानक से मुझे कुछ अजीब से लोग दिखाई दिए। वो सब हमारे लीडर के बारे में पूछ रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अच्छा, तुम पहचानते हो उन लोगों को? आदित्य ने पूछा। नहीं, मैंने आज से पहले उन्हें एकेडमी में तो नहीं देखा, आदमी ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे उनके पास ले चलो। ये कहते हुए आदित्य आदमी के साथ जाने लगा। फिर अचानक से रुककर बोला, रुको, पहले करण और उसके साथियों को बुला लेते हैं, वो साथ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। ठीक है, ये कहकर आदमी चला गया और थोड़ी देर में ही उनके क्लब के पहरेदार करण और उसके दोनों दोस्तों को बुला लाया। चलो चलते हैं। और सब ग्राउंड की तरफ चल दिए जहां पर समारोह की सीटें लगाई गई थीं। असल में वो अनजान लोग प्रभाव और उसके दोस्त ने भेजे थे ताकि हासना की पार्टी में हुई इंसल्ट का बदला ले सकें। उन्हें लगा था कि समारोह की चकाचौंध में वो छिपकर विपिन को सबक सिखाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि एकेडमी की आधी जनता तो विपिन के वीपी क्लब की मेंबर थी। इसलिए ही तो उनकी खबर वीपी क्लब के टॉप लीडरों तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जल्दी ही वो आदमी उन्हें एकेडमी में घूम रहे 8 लोगों के पास ले गया। सभी ने बड़े ही अलग से कपड़े पहने हुए थे। हालांकि क्योंकि आज एकेडमी में सभी गेस्ट आए हुए थे, इसलिए उनका यहाँ होना अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी वो लोग आसपास देख रहे थे और कभी कभी आने जाने वालों से विपिन का अता पता भी पूछ रहे थे। लेकिन क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि विपिन कहाँ था, इसलिए उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक से सभी रुक गए और आपस में फुसफुसाने लगे। किसी को भी विपिन का पता मालूम कैसे नहीं है? अगर हमें वो मिलेगा ही नहीं तो हम उसे सबक कैसे सिखाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे आने की भनक लग गई थी, इसलिए वो पहले ही डर कर भाग गया, एक आदमी ने कहा। और बस यही बात आदित्य के कानों में पड़ गई। अच्छा, हमारे लीडर को सबक सिखाएंगे तो ये दुश्मन ही है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें तो हम देख ही लेंगे। बड़बड़ाते हुए उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सिर हिलाया। हमारे लीडर से पंगा? लेकिन लीडर तक पहुंचने से पहले उसके क्लब से तो निपट लो, जरा हम भी देखें तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। फिर आदित्य ने उन 8 को ध्यान से देखा। वो सब ताकतवर तो थे, कम से कम स्टेज 8 के, और ऊपर से सब मंजे हुए लड़ाकू लग रहे थे, मानो उन्होंने पहले भी कई लड़ाइयाँ देखी हों या फिर लड़ी हों। थोड़ी देर सोचने के बाद आदित्य बोला, अखिल, तुम सब हेडक्वार्टर वापस जाकर इनके स्वागत की तैयारी करो। इन्हें तो मैं वहां लेकर आता हूँ। ठीक है, पर संभल कर आना, अखिल ने कहा।
और सभी को लेकर चला गया। उनके दूर जाने के बाद आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए उन लोगों के पास पहुंच गया और बोला, दोस्तों, मैंने सुना है कि तुम लोग विपिन सेन को ढूंढ रहे हो। हाँ, तुम्हें पता है क्या कि वो कहाँ है? उनके लीडर ने पूछा। अचानक से मदद मिलने पर सबने चैन की सांस ली। तभी आदित्य हंसते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मैं तो एकेडमी में उसका सबसे करीबी दोस्त हूँ। आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ओह शुक्रिया, हम तो कब से ढूंढ रहे थे उसे, पर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। आदमी ने कहा, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, मैं मास्टर टीचर हूँ, मदद करना तो मेरा फर्ज है। ये कहते हुए आदित्य उन्हें ले जाने लगा, जिसे सुन सभी अजनबी मुस्कुराने लगे। वाकई में इस एकेडमी के स्टूडेंट्स तो बड़े दयालु थे, इसलिए ही तो सब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मरे जाते थे। ये जगह ही इतनी अच्छी थी कि किसी अनजान को भी अपना बना ले। अपने मन में एकेडमी और उसके स्टूडेंट्स की तारीफ लिए वो सभी वीपी क्लब के हेडक्वार्टर पहुंच गए, इस बात से अनजान कि वो सारी दया उन पर एक साथ में पड़ने वाली थी। जैसे ही वो गेट से अंदर गए, उन्होंने देखा कि चौराहे पर तो 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे थे। इतने सारे मास्टर टीचरों को एक साथ देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो घबराते हुए बोले, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं और विपिन सेन कहाँ हैं? इस पर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हें एकेडमी के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है। ये नए स्टूडेंट्स का हॉस्टल है और क्योंकि विपिन भी नया स्टूडेंट है इसलिए वो भी यहीं पर रहता है। वो क्या है ना कि इस साल कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया था, इसलिए हमेशा से ज़्यादा लोग हैं। पर वो भी एक अच्छा किस्सा है जो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए डरो मत, यहाँ सभी मास्टर टीचर हैं, काटेंगे नहीं। इसी तरह बातें करते हुए आदित्य उन्हें चौराहे के बीच में ले आया और अचानक से रुक गया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये जगह सही है, सुनो, यही है वो लोग जो हमारे क्लब लीडर को सबक सिखाने वाले थे। इन्हें इतना मारो कि ये सबक कहना भूल जाएं और इनके मास्टरमाइंड का नाम रटना शुरू कर दें। हाँ, हमारे क्लब लीडर को मारेंगे, मारो इन्हें। ऐसा कहते हुए सभी ने उन आठों पर वार करना शुरू कर दिया और घूंसे, लातें, पाइप, ईंटें, चप्पलें, कुर्सियां, यहाँ तक कि फूलदान भी उन पर बरसा दिए। अभी तो उन्होंने विपिन को देखा भी नहीं था और अभी से उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अपने नाम भूल जाए। दर्द से कराहते हुए उन्होंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कौन कहता है कि मास्टर टीचर दयालु होते हैं? इन्होंने तो बिना कुछ सुने ही उन्हें आलू बना दिया। वो तो बस किसी और का काम कर रहे थे, इसमें उनकी क्या गलती? 10 मिनट बाद जब आठों के आठों की एक टांग कब्र में पहुंच गई तो उन्होंने झट से उन लोगों के नाम बता दिए जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा था। रजनीश खन्ना, प्रभाव ठाकुर, जिन्होंने उन्हें इस काम के बदले में 10 हाई लेवल स्टोन देने का वादा किया था। उसकी उन दोनों से जान पहचान मिलिट्री में हुई थी। इसके अलावा वो कोई दोस्त वोस्त नहीं थे। एक आदमी ने साफ साफ सब बता दिया। आदित्य ने पूछा, वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? आदमी ने जवाब दिया, मास्टर टीचर एकेडमी में ही। मिशन पूरा करने के बाद पेमेंट के लिए उन्होंने हमें लेक के पास वाले बेंच पर बुलाया था। चलो चल कर देखते हैं, सिर हिलाते हुए आदित्य ने भीड़ से कहा और क्लब के कई मेंबर एकेडमी के बीच बनी लेक की तरफ चल पड़े। लेक के पास बने एक मंडप के एक बेंच पर प्रभाव और रजनीश दोनों आराम से बैठे थे। सीनरी का मजा लेते हुए दोनों बातें कर रहे थे। प्रभाव बोल रहा था, अब तक तो वो विपिन को सबक सिखा चुके होंगे ना? प्रभाव, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, आज तक मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? नहीं ना? जिन आदमियों को मैंने इस बार भेजा है वो बस मेरे जानकार हैं, जिनसे मैं मिलिट्री में मिला था। वो सब स्टेज 8 के काबिल एक्सपर्ट हैं। विपिन को काबू में करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा और क्योंकि वो अनजान है तो कोई हम पर शक भी नहीं करेगा, रजनीश ने हंसते हुए कहा। जिस पर प्रभाव बोला, काश ऐसा ही हो, और वैसे भी उसे पता लगे या ना लगे, जरूरी ये है कि ये बात हासना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, रजनीश प्रभाव की पीठ थपथपाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, 2 मास्टर टीचर उनके पास आए, जिनमें से एक बोला, माफ कीजिएगा, क्या आप दोनों ही रजनीश खन्ना और प्रभाव ठाकुर हैं? हाँ, हम ही हैं। आप कौन? अनजान लोगों को देख दोनों कंफ्यूज हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाते, अचानक से उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि किसी ने उन दोनों के सिर पर बोरे डाल दिए थे
और फिर दे दनादन दे दनादन। उनका पूरा शरीर दुखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 लोग उनकी बॉडी पर मुजरा कर रहे हों। और फिर दर्द के मारे दोनों बेहोश हो गए। काफ़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली या सही मायने में उन्होंने आंख खोलने की कोशिश की तो महसूस किया कि उनका पूरा शरीर टूटा हुआ था। क्या तो हड्डियां, क्या तो नाक और क्या तो दांत, कुछ भी नहीं छोड़ा था उन कमबख्तों ने। इस हालात में तो उन्हें उनके माँ बाप भी नहीं पहचान पाएंगे। मास्टर टीचर एकेडमी में आने से लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब सच में कुछ भी नहीं किया था। बस आकर यहाँ बैठ गए थे। तो फिर उनकी ऐसी पिटाई क्यों? और सबसे ख़राब बात तो ये थी कि उन्हें ये तक पता नहीं था कि उनकी पिटाई की किसने। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी जब कोई जवाब न सूझा और वो लोग भी वापस नहीं आए तो दोनों समझ गए विपिन सेन ये उसी का काम होगा, क्योंकि एकेडमी में उनका सिर्फ विपिन से ही झगड़ा था। और ये हुआ कैसे? वो तो उसे सबक सिखाने आए थे ना, तो उनकी ये हालत कैसे होगी? तभी रजनीश ने कहा, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? अपने घर वापस जाकर ये बात अपने घर वालों को बताएंगे। उस लड़के को सबक तो मिलना ही चाहिए, उसे भी तो पता लगे कि उसने किससे पंगा लिया है। प्रभाव गुस्से से बोला, बात तो सही थी, इस हालत में वो समारोह में तो जा नहीं सकते थे, वरना ये बात और फैलेगी, इसलिए वापस चले जाना ही बेहतर था। मास्टर टीचर एकेडमी के विशालकाय ग्राउंड में कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे थे। यहीं पर समारोह रखा जाना था। आसपास के इलाकों के राजा, हॉल मास्टर, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सभी नए प्रिंसिपल को बधाई देने के लिए आए थे। हालांकि ज़्यादा लोगों को अगले प्रिंसिपल का नाम नहीं पता था, लेकिन सभी को लगता था कि मास्टर विशेष या मास्टर आदर्श में से ही कोई प्रिंसिपल बनेगा। पर फिर भी सभी ये भी जानना चाहते थे कि प्रिंसिपल ने बीस्टों के सामने सिर झुकाया ही क्यों? क्या उसे एकेडमी और स्टूडेंट्स की इज्जत प्यारी नहीं थी? बातें तो सभी कर रहे थे, लेकिन सभी की आंखें स्टेज पर गड़ी थी ये जानने के लिए कि अगला प्रिंसिपल कौन है। और तभी कुछ श्रेष्ठ उड़ते हुए स्टेज पर आए। शांत, आदर्श ने जोर से कहा, और सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई। अगर आदर्श यहाँ था तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगला प्रिंसिपल विशेष था? तभी एक बार फिर से आदर्श की पावरफुल आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज गई। उसने कहा, पुराने प्रिंसिपल को लापता हुए 2 साल हो गए हैं और तभी से हमारी एकेडमी में दुख की लहर है। पिछले 2 साल हमने कई मुसीबतों का सामना किया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन एकेडमी हमेशा के लिए तो इस तरह से नहीं चल सकती। इसलिए 3 दिन पहले मास्टर अविनाश के नेतृत्व में 10 ग्रेट मास्टर टीचरों ने एक मत से अगला प्रिंसिपल चुन लिया। आज हम उन्हीं का पदारोहण करवा रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारे नए प्रिंसिपल की लीडरशिप में हमारी एकेडमी नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसके साथ ही समारोह का पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेज पर स्वागत करते हैं हमारे नए प्रिंसिपल का। इतना कह सभी तालियां बजाने ही लगे थे कि तभी विपिन स्टेज पर आने लगा और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब आंखें फाड़ फाड़ कर स्टेज पर खड़े विपिन को देख रहे थे और बेचारे वीपी क्लब के मेंबरों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। हमारे लीडर क्या कर रहे हैं वहां पर? कहीं विशेष का गुस्सा लेकर तो नहीं चढ़ गए वो? केमिस्ट स्कूल में हुड़दंग मचाना अलग बात है, एकेडमी के अंदर की बात फिर भी संभाली जा सकती है, लेकिन आज तो इतने सारे लोग देख रहे हैं। अरे कोई जाकर रोको उन्हें। उन्हें पता था कि उनका क्लब लीडर थोड़ा सा स्पेशल था, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल के पदारोहण में यहाँ तो अनगिनत मास्टर टीचर, राजा और पावरफुल लोग थे। अगर यहाँ अपनी स्पेशलनेस दिखाएंगे तो सजा भी स्पेशल मिलेगी उन्हें, और अगर हेडक्वार्टर को पता चल गया तो भगवान बचाए। वीपी क्लब के मेंबर ही नहीं, सिमर, रोमा, रोहन और आरव भी खौफ में थे। टीचर वहाँ क्या कर रहे हैं? सभी को शांत और कंफ्यूज देख आदर्श ने जोर से कहा, मिलिए इनसे, यही तो हैं हमारे अगले प्रिंसिपल मास्टर विपिन सेन। और बस आधे लोग तो बेहोश हो गए। हमारे लीडर अगले प्रिंसिपल हैं? लेकिन ये तो इसी साल स्टूडेंट बना था ना, फिर बिना टीचर बने सीधा प्रिंसिपल? पूरे ग्राउंड में हाय तौबा मच गई। हर इंसान, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो या फिर कोई और, सभी को चक्कर आ रहे थे। ये लड़का, एक 20 साल का लड़का प्रिंसिपल, स्टेज के पास ही 4-5 राजाओं की
जमात बैठी हुई थी जिनका चेहरा विपिन को देखकर और सड़ गया था। ये हैं वो विपिन सेन जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा छोटा है, उनमें से एक ने कहा। मास्टर टीचर एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि इतने छोटे लड़के को प्रिंसिपल बनाया गया हो। 10 ग्रेट मास्टर टीचरों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया था। वो इतने छोटे लड़के को प्रिंसिपल बनाने पर रजामंदी दे कैसे सकते थे? तभी एक और राजा बोला, कह रहे हैं कि मास्टर अविनाश को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इस पर राजा अजहर ने उन्हें बताया, सुनने में आया कि मास्टर अविनाश कल ही किसी जरूरी काम से वापस हेडक्वार्टर चले गए। ये सुन मेहमान राजा हंसे और बोले, जरूरी काम? मुझे तो लगता है कि उन्हें ये तमाशा नहीं देखना था, इसलिए चले गए। उन्हें फिर से गुस्सा होते देख राजा बोला, भाई इतनी जल्दी किसी फैसले पर मत पहुंचो। एक बार तुम मास्टर विपिन को जान गए तो हो सकता है तुम्हारा मत अपने आप ही बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राजा उन्हें सिर हिलाते हुए कहा। उन्हें कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वो एक 20 साल के लड़के को प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यही बातें मास्टर टीचर हॉल के मेहमानों की सीटों पर भी हो रही थी। इधर विपिन को ये सब बातें सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से स्टेज पर चढ़ने लगा। वो जानता था कि ये सब नेचुरल था। सबको नजरअंदाज करके आदर्श जोर से बोला, मास्टर विपिन उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है और काबिल भी हैं। उन्हें मास्टर अविनाश और 10 ग्रेट मास्टर टीचरों की सहमति मिली है। पहले प्रोग्राम में सवाल जवाब होंगे, तो क्या कोई मास्टर विपिन से सवाल करना चाहता है? उसने सबसे पूछा और एक खड़ा हो भी गया। वो बोला, मैं सवाल करना चाहता हूँ। खड़ा होने वाला और कोई नहीं, मुकुंदपुर मास्टर टीचर हॉल का मास्टर राजेश चंदेला था। राजेश एक 6 स्टार मास्टर टीचर था जिसका बहुत नाम था। अरेस्टी मास्टर टीचर एकेडमी के चुनावों के वक्त वो आदर्श से सिर्फ 1 वोट से हार गया था, वरना आज वो लोहार स्कूल का हेड होता। खैर, राजेश को खड़ा देख आदर्श ने कहा, हाँ क्या मैं आपका सवाल जान सकता हूँ? तो राजेश ने जवाब दिया, मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल के पास ताकत होनी चाहिए, तभी तो सब उसकी इज्जत करेंगे। मैं राजेश चंदेला मुकुंदपुर हॉल मास्टर प्रिंसिपल विपिन को लेवल की लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ। लेवल की लड़ाई? ये तो साफ इंसल्ट है। हाँ, वो लड़का 20 साल का है और वो हॉल मास्टर की बराबरी कैसे करेगा? राजेश का सवाल सुन भीड़ में हलचल मच गई। एक मास्टर टीचर की असली काबिलियत वैसे तो दूसरों को सही गाइडेंस देने से पता चलती थी, लेकिन बिना ताकत के उसका भी कोई महत्व नहीं था। जैसे ड्राइवर सिंह लेवल वाला चाहे कितना भी अच्छा टीचर ही क्यों ना हो, संत एक्सपर्ट को गाइड नहीं कर सकता था। ऐसा करने के लिए उसे एक तो संत लेवल के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा उसे संत एक्सपर्ट का भरोसा जीतना आना चाहिए। और बस ये जानते हुए भी नए प्रिंसिपल को चैलेंज करना उसे इंसल्ट करने जैसा ही था। लेकिन विपिन को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा और वो बोला, हॉल मास्टर आप मुझे चैलेंज ही करना चाहते हैं ना? हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेंगे, राजेश ने नाक मुँह चढ़ाते हुए कहा। इस पर विपिन बोला, मान तो मैं लूँगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप लेवल किसे कहते हैं? राजेश ने बेहिचक कहा, लेवल मतलब लड़ने की क्षमता। अच्छा, विपिन ने सिर हिलाया और फिर आगे बोला, तो एक बीस्ट टैमर होने के तौर पर अगर मेरा बीस्ट लड़ाई में मेरी मदद करे तो क्या वो भी मेरी क्षमता में गिना जाएगा? इस पर राजेश बोला, बीस्टों को पालतू भी ताकत से ही बनाया जा सकता है, इसलिए हाँ वो भी आपकी क्षमता में गिने जाएंगे। अच्छा ठीक है, विपिन हंसा, फिर हाथ घूमते हुए बोला, हीलियो इसे तुम संभालो। और मास्टर एक दहाड़ के साथ ही एक बड़ा सा संत बीस्ट स्टेज पर आ गया, जिसे देख सबके तोते उड़ गए। और बेचारे राजेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से संत लेवल 2 का एक बीस्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि तब तक हीलियो बीस्ट का पंजा उसे पड़ चुका था और वो उड़ता हुआ दूर जा रहा था। राजेश को एक ही बार में धूल चटाने के बाद विपिन ने बड़ी शांति से ऊंची आवाज में कहा, मैं आप सबसे इसका परिचय करवा देता हूँ। ये है मेरा पालतू बीस्ट, हीलियो बीस्ट। और बस चारों तरफ हलचल मच गई। हीलियो बीस्ट तो पुराने प्रिंसिपल का बीस्ट था ना, तो फिर विपिन ने उसे कैसे काबू में कर लिया? एक मिनट, हीलियो बीस्ट तुम्हें पहले से ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि संत लेवल 2 के बीस्ट को पालतू बनाने वाले मास्टर विपिन खुद किस लेवल के होंगे।
और बस विपिन का ये बीस्ट देखने के बाद ताकत के मामले में तो सभी ने विपिन से बराबरी करना छोड़ दिया था। खैर, राजेश की हार के थोड़ी देर बाद ही भीड़ में से एक इंसान और खड़ा हुआ, यहूदी का हॉल मास्टर अर्श चोपड़ा। वो बोला, मैं मानता हूँ कि हीलियो बीस्ट को पालतू बनाकर मास्टर विपिन ने अपने आप को काबिल साबित किया है, लेकिन जिस इंसान के पास ताकत के सिवाय कुछ ना हो वो जानवर से ज्यादा ऊपर नहीं होता। जबकि मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बनने के लिए आत्मा की गहराई भी जरूरी होती है। इसलिए मैं अर्श चोपड़ा प्रिंसिपल विपिन को आत्मा की गहराई के चैलेंज के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। आत्मा की गहराई, बुदबुदाते हुए विपिन ने उसे ध्यान से देखा। हाँ, अर्श ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और फिर विपिन भी बोला, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए, लड़ाई कैसे होंगी? लड़ाई बहुत सिंपल है। अर्श पहले हंसा और फिर बोला, हम बस एक दूसरे पर किस्मत वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और जो भी सामने वाले को अपने काबू में कर पाया वो जीत जाएगा। असल में अर्श की आत्मा की गहराई 20.9 थी, किसी भी एवरेज 7 स्टार मास्टर टीचर से बस थोड़ी कम। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो विपिन को हरा ही देगा और ये फालतू का समारोह बंद करवा देगा। और उसने ये भी नहीं सोचा था कि चैलेंज शुरू होने से पहले ही उसका मजाक उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि सिंपल सुनते ही विपिन ने सिर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, ये नहीं, कोई और तरीका सोचो। मुझे बेचारों पर अत्याचार करना अच्छा नहीं लगता। चुप। उसे सुन अर्श तो गुस्से से लाल ही हो गया। एक 6 स्टार मास्टर टीचर जिसकी गहराई 20 है, ये उसे बेचारा कह रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, ऐसा कहकर तुम बस बचने की कोशिश कर रहे हो ना? पर विपिन बड़ी शांति से बोला, मैं तो बस बता रहा था, अगर आपको फिर भी लड़ना ही है तो ठीक है, आ जाइए, लेकिन बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने मौका नहीं दिया। अच्छा, एक काम कीजिए, पिछले मैच में मास्टर राजेश घायल हो गए थे ना, आप उनकी मदद कर दीजिए पहले। विपिन बात को बड़े नॉर्मल तरीके से कर रहा था, लेकिन आखिरी लाइन आते आते उसकी आवाज़ बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आवाज़ से ही सामने वाले को आदर देने पर मजबूर कर रहा हो। और अर्श मजबूर भी हो गया, क्योंकि अगले ही पल उसके मुंह से निकला हाँ, और वो जाकर मास्टर राजेश की मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हुआ वो जम गया, मानो तब उसे एहसास हुआ कि वो काबू में आ गया था। और फिर फूटा उसका गुस्सा। वो चिल्लाया, तुम? अर्श का चेहरा देखने लायक बन गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता विपिन बोला, लगता है आपके एनर्जी सर्कुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपका गला भी सूखा रहता है ना? आप चिंता ना करें, 2 बार अपने मुंह पर जोर से चाटा मारें और ये सब ठीक हो जाएगा। विपिन ने तो अगली कमांड दे दी, लेकिन दमने वाली के मुंह खुले के खुले रह गए। चांटे खुद को? ये हॉल मास्टर इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि ये बात भी मान लें? यहाँ बात बेवकूफ़ी की नहीं, गहराई की है। सभी एकटक अर्श को देखे जा रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, और फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रभव ठाकुर और उसके साथियों के ऊपर वीपी क्लब के सदस्यों ने अटैक कर दिया था, क्योंकि प्रभव ठाकुर नितिन को यहाँ पर चोट पहुंचाने के लिए आया था। इसीलिए वह सभी क्लब के मेंबर्स मिलकर उनको सबक सिखा रहे थे। और लास्ट में हमने देखा था कि नितिन स्टेज की तरफ बढ़ रहा था और उसको देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मास्टर टीचर अकेडमी का नया प्रिंसिपल नितिन ही बनेगा। इसी सस्पेंस के साथ में पिछले वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अबू बकर महाराज अजय की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, क्या तुमने जो बताया था वह युवा यही है? अबू बकर ने नाराजगी जताते हुए महाराज अजय से पूछा। उन्होंने पहले ही महाराज अजय से पूछ लिया था कि नया प्रिंसिपल कौन होने वाला है। उन्हें यह भी पता था कि नया प्रिंसिपल 4 स्टार मास्टर टीचर और 20 वर्ष का एक युवा है, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर कभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह तो खुद भी देखना चाहते थे, लेकिन अब उनको यकीन हो रहा है, क्योंकि अब उनके सामने एक युवा भीड़ से निकलकर स्टेज की तरफ जा रहा था, जहां पर नए प्रिंसिपल को बैठाना था। मास्टर टीचर अकेडमी में कभी भी इतना छोटा व्यक्ति आज तक मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल नहीं बना है। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई 20 वर्षीय युवक मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बनेगा। ये आज तक का सबसे छोटा युवक होगा जो इस तरह की उपलब्धि को हासिल करेगा। क्या सभी 10 हेड प्रमुखों के दिमाग खराब हो गए हैं?
जो उन्होंने एक 20 वर्षीय युवक को इस प्रिंसिपल की गद्दी के लिए चुना है। और क्या यहाँ पे हेड दिलीप नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो नितिन को यहाँ पर प्रिंसिपल बनने के लिए चुना था। उन सभी सम्राटों में से एक ने पूछा। उनकी बातों को सुनकर उनके आसपास बैठे हुए सभी लड़ाकुओं ने अपने आसपास देखा तो उन्होंने भी एक बात नोटिस करी कि वहाँ पर हेड दिलीप नहीं थे। उन सभी की बातों को सुनते हुए महाराज अजय ने उन्हें समझाया कि हेड दिलीप अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनके लिए वो काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वह शीघ्र ही रात को निकल गए थे। पिछली रात में चले गए और अति आवश्यक कार्य, ये तो सब एक बहाना है। वो तो यहाँ पर आना नहीं चाहते, वरना सभी उनके ऊपर हंसते कि उन्होंने किस 20 वर्ष के एक युवा को मास्टर टीचर अकेडमी का एक प्रिंसिपल बना दिया है। अबू बकर ने हंसते हुए उन सभी से कहा, अबू बकर भाई, इतनी जल्दी आप नतीजे पर नहीं पहुंचिए, क्योंकि अभी तक आपने नितिन के कारनामे नहीं देखे हैं। आप अगर एक बार उनके कारनामे देख लोगे तो आप भी उनसे प्रश्न हुए बिना नहीं रह पाओगे। मैं भी पहले यही सोचता था कि ये 20 वर्ष का युवा क्या कर लेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अब मुझे भी उनके ऊपर विश्वास होने लगा है। अब्बू बकर ने चिल्लाया, चलो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। ऐसा ही नजारा दूसरी तरफ भी हो रहा था, जहाँ पर सभी पवेलियन मास्टर्स बैठे हुए थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना छोटा प्रिंसिपल नहीं देखा है। नितिन ने वह सारा हंगामा देखा था, लेकिन वह उन सभी को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी सीट की तरफ जाने लगा। वह तो सीधे सीधे स्टेज के ऊपर जा रहा था। उन्हें इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वह भी जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि वह इतना छोटा प्रिंसिपल बनेगा तो ऐसा तो होना ही था। उन्हें तो नितिन की क्षमताओं पर शक होना ही था। नीचे की चर्चाओं को अनदेखा करके हेड शंकर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, नितिन एक युवा हो सकता है, लेकिन इसके पास असाधारण क्षमताएं हैं। इसकी क्षमताओं के साथ मास्टर टीचर अकेडमियों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। और हम सभी मास्टर टीचर्स और हम सभी 10 प्रमुख मास्टर टीचरों ने नितिन को इस मास्टर टीचर अकेडमी का 104वें प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार कर लिया है, और इसके अंदर हेड दिलीप की भी मंजूरी ली गई थी। चलिए ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम सीधा हमारे इवेंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे नए प्रिंसिपल से कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। क्या कोई भी ऐसा है जो हमारे नए प्रिंसिपल से कोई सवाल करना चाहे? हेड शंकर की बात सुनते ही एक बुजुर्ग जल्दी से खड़ा हो गया। मेरे पास प्रिंसिपल नितिन के लिए एक सवाल है। ये होंगची साम्राज्य के मास्टर टीचर चंद्रेश थे। चंद्रेश एक 6 स्टार मास्टर टीचर हैं और इनके आसपास के सभी साम्राज्य के अंदर इनके अच्छा सम्मान है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पास प्रिंसिपल नितिन के लिए क्या सवाल है? हेड शंकर ने आगे बढ़ते हुए चंद्रेश से पूछा। हेड शंकर ये समझ गए थे कि चंद्रेश कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला था, लेकिन इसमें हेड शंकर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामने वाले के पास में ये हक था कि वह नए प्रिंसिपल से कुछ भी पूछ सकते थे। चंद्रेश ने आगे बोलना शुरू रखा। उसने कहा, मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल के पास में बहुत ज्यादा अधिक ताकत होनी चाहिए। अगर उसके पास ताकत होगी जब तो उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी बात मानेगा, और अगर उसके पास ताकत नहीं हुई तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बात कभी भी नहीं मानेगा। चंद्रेश अपनी एनर्जी को बाहर फैलाते हुए उनसे कहता है, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप मेरे से साधना अपने लेवल के साथ में मेरे साथ लड़ाई करिए। मुझे आशा है कि आप मेरे इस चैलेंज को ठुकराएंगे नहीं। क्या एक लड़ाई? क्या तुम नए प्रिंसिपल को अपमानित करना चाहते हो? वो एक छोटा 20 वर्ष का एक लड़का है और तुम इतने बड़े हो। तुम्हारी शक्ति तो वैसे भी संत लेवल की है और वह तो केवल लेवल 9 पर ही है, तो फिर तुम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हो, वो भी लड़ाई के लिए? ये तो तुम साफ साफ उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। चंद्रेश की बातें सुनने के बाद में नीचे खड़ी हुई सभी पब्लिक के अंदर खलबली मच गई। ज्ञान प्रदान करना और दूसरों का लेवल बढ़ाना ये तो ठीक है, लेकिन सामने वाले की शक्ति भी होनी चाहिए, जिसके बाद ही तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बात सुनेगा। वरना जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, अगर उसका ही लेवल कम हुआ और उसकी ताकत कम हुई तो वह किस प्रकार से सामने वाले को लेक्चर दे पाएगा? इससे तो उसकी खिल्ली ही उड़ेगी ना। इससे तो केवल उसके ऊपर बाकी के लोग हंसेंगे। पवेलियन मास्टर चंद्रेश, क्या आप मेरे को लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहे हैं? जी हाँ प्रिंसिपल नितिन, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। चंद्रेश ने ठंडे स्वर से नितिन से कहा। उसका इरादा तो यही है कि आज वो नितिन के लिए
लिए चीजों को इतना मुश्किल बना दे कि वह प्रिंसिपल की गद्दी पे ना बैठे। और जो इतनी सारी जनता इकट्ठा हुई थी उनके सामने नए प्रिंसिपल को अपमानित करना तो उनके लिए और भी ज्यादा मजे की बात हो जाएगी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर कल्टीवेशन करते हैं और उसके अंदर हमारे जानवर को हमारी साधना से उसको अपने काबू में करते हैं तो क्या हम उसको अपनी लड़ाई के अंदर यूज में ले सकते हैं? नितिन ने चंद्रेश से पूछा। चंद्रेश ने बिना किसी झिझक के नितिन से कहा, हाँ, क्योंकि अगर एक बीस्ट टेमर है और अगर वो अपने जानवर को अपनी लड़ाई में यूज करना चाहता है तो उसको उसके लिए खुली छूट है। चंद्रेश ने बिना रुके वह उसका जवाब दे दिया, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि नितिन ऐसा क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं समझ गया। नितिन धीरे से हंसा और उसने आवाज दी, बालक हीलियो बीस्ट, तुम बाहर आओ। अब मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ मास्टर, मैं आया। जैसे ही नितिन ने ऐसा कहा अचानक से उसको एक आवाज आई। सभी ने देखा कि ऊपर की तरफ एक भयानक बीस्ट उड़ रहा है। हीलियो बीस्ट नीचे उतरते हुए अपनी विशाल हथेली का यूज करते हुए चंद्रेश के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अचानक से चंद्रेश के ऊपर वजन बढ़ जाता है। क्या संत लेवल स्टेज 2 का बीस्ट? ये तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चंद्रेश को कोई मौका भी नहीं मिला कि वह उसके अटैक को डोज कर पाए और उसके ऊपर सीधे सीधे वह अटैक आके लगता है। वैसे ही मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर कोई भी हीलियो बीस्ट का सामना नहीं कर सकता था, चाहे वह उसके बराबर का लेवल का ही क्यों ना हो। भले ही चंद्रेश कमजोर नहीं था लेकिन वह भी इस बीस्ट का सामना नहीं कर पाता। चंद्रेश को जमीन के अंदर चिपकाने के बाद में नितिन ने शांति से भीड़ की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहा, मैं आप सभी को इनसे मिलाना चाहता हूँ। ये है मेरे पालतू जानवर बीस्ट। क्या ये हीलियो बीस्ट है? ये तो पुराने प्रिंसिपल के पालतू जानवर थे ना, तो फिर नितिन ने इनको कैसे वश में कर लिया? एक मिनट रुकिए, इसका मतलब अगर हीलियो बीस्ट नितिन का पालतू जानवर है तो फिर तो हमारे प्रिंसिपल पहले से ही इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि एक लड़ाकू की ताकत उसके जानवर के साथ में भी मिलती थी। और नितिन ने अगर हीलियो बीस्ट को अपना पालतू जानवर बनाया है तो उनके पास पहले से ही इतनी ताकत होगी कि ये संत लेवल के बीस्ट को अपने काबू में कर सके। और वैसे भी बीस्ट टेमर्स के पास में उनकी ताकत होती थी उनके जानवरों के अंदर। अगर उनका जानवर भी संत लेवल स्टेज 2 का है तो लड़ाकू की ताकत भी उतनी ही ज्यादा हो जाती थी। और इसी चीज ने तो बीस्ट टेमर्स को इतना ज्यादा खतरनाक बनाया हुआ था। फिर अचानक से भीड़ में से एक आवाज आती है, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने इस हीलियो बीस्ट को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन एक लड़ाकू के पास में अपनी ताकत के अलावा एक और चीज होनी चाहिए। वह मास्टर टीचर बनने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वह है आत्मा की गहराई। और मैं आपको आत्मा की गहराई के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। इस बार बोलने वाले कोई और थे। ये टीयर 1 साम्राज्य के पवेलियन मास्टर गौतम थे, जिन्होंने नितिन को आत्मा की गहराई द्वंद के लिए चैलेंज दिया था। वह भी नितिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको आत्मा की गहराई नापना, मैं आपको मास्टर टीचर एकेडमी के नए प्रिंसिपल के तौर पर आपको आत्मा की गहराई के लिए एक चैलेंज देता हूँ। क्या आप मेरे से आत्मा की गहराई के साथ लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। आप कोई और दूसरी बात बोलिए, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्योंकि नितिन को भी पता था कि जब से उसके पास गोल्डन हार्ट आया है तो उसके पास आत्मा की गहराई और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। पवेलियन मास्टर गौतम ने कहा, मैं आपको इसी के लिए चैलेंज देना चाहता हूँ, क्योंकि आत्मा की गहराई भी एक मास्टर टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम इसके अंदर स्वर्ग की इच्छा का यूज करेंगे। अगर हम एक दूसरे को स्वर्ग की इच्छा का यूज करते हुए अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जीत जाएगा। नितिन थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया और उसने कहा, आप पहले ही बता दीजिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा और मैं किसी के ऊपर भी ऐसे फालतू में काबू नहीं करना चाहता। इससे आपकी ही बदनामी होगी, इसीलिए आप इस चैलेंज को बदल दीजिए। गौतम को पूरा विश्वास था कि वह नितिन से जीत सकता था, क्योंकि उसकी आत्मा की गहराई 20.9 थी और वह एक 6 स्टार मास्टर टीचर भी था। उसकी आत्मा की गहराई कम से कम 7 स्टार मास्टर टीचर जितनी थी और उसको पूरा यकीन था कि वह नए प्रिंसिपल नितिन को हरा सकता है। और उसने पहले ही देख लिया था कि प्रिंसिपल नितिन के पास में हीलियो बीस्ट है तो उसकी ताकत पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो वह उसको लड़ाई के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन नितिन को किसी और चीज का डर था, क्योंकि उसके पास गोल्डन हार्ट था तो वह सामने वाले को इतनी आसानी
से वश में कर सकता था, क्योंकि उसने पहले ही अपनी ताकत का एक नमूना देख लिया था जब उसने क्लाउड मिस्ट एरिया के सभी जानवरों को अपने लेक्चर से ही अपने काबू में कर लिया था। तो इसीलिए वह पहले ही पवेलियन मास्टर गौतम को एक मौका और देना चाहता था। लेकिन पवेलियन मास्टर गौतम थे जो मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो अपनी जिद पर ही अड़ गए थे कि उनको करना है तो केवल एक ही चैलेंज, वो था स्वर्ग की इच्छा का यूज करते हुए सामने वाले को अपने कंट्रोल में लाना। नितिन ने ठंडे स्वर में कहा, तो ठीक है, अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बात सुनते ही पवेलियन मास्टर गौतम का चेहरा खिल उठा। नितिन ने कहा, चलो ठीक है, आप एक ही काम करिए, जो आपके पास में वो मास्टर टीचर चंद्रेश है, आप उनकी मदद करिए ताकि आप उनको उठा के उनको सही से खड़ा कर दीजिए, कि वह बेचारे तो बहुत देर से जमीन के अंदर ही घुसे हुए हैं। नितिन के ऐसा कहते ही सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उनकी बातों का असर होने लगा। उनके शब्द बिल्कुल शुद्ध थे। जैसे ही पवेलियन मास्टर गौतम के कानों में वह शब्द घुसे, उनका शरीर अचानक से प्रतिक्रिया करने लगा और वह पवेलियन मास्टर चंद्रेश की तरफ जाने लगे। वह अपने शरीर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद में जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत लगाई, उनका शरीर वहीं पर ही जम गया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके ऊपर स्वर्ग की इच्छा का यूज करा जा रहा था। इतना एहसास होते ही पवेलियन मास्टर गौतम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ बोलने ही जा रहे थे, जितने में सामने वाला युवक ठंडे स्वर से कहता है, आपकी साधना टेक्निक के अंदर कुछ गड़बड़ है, और जब से आपकी साधना के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपकी एक एक्यूपंक्चर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसको सही करने के लिए केवल आपको एक ही काम करना है। पहले आपको जल्दी से अपने गालों पर 2 थप्पड़ लगाने हैं, जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये बात सुनते ही कि नितिन ने सामने वाले को अपने गालों पर 2 थप्पड़ लगाने के लिए कहा है, सामने खड़ी हुई जनता के अंदर हड़कंप मच गया। वह तो अपनी नजरें पवेलियन मास्टर गौतम के ऊपर गड़ाए हुए थे कि अब वह क्या करने वाले हैं, कि नजरें पवेलियन मास्टर गौतम के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा अचानक से गौतम ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है और उन्होंने अपने गाल पर 2 जमा के चांटे रख दिए हैं, तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि सामने चल क्या रहा है, क्योंकि एक लेवल 9 का 4 स्टार मास्टर टीचर युवक सामने वाले 6 स्टार मास्टर टीचर युवक को अपने बस में कर रखा है। वह सभी मास्टर टीचर होने के बावजूद वो भी जानते थे कि किसी से भी ऐसा कोई काम करवाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। उसको बिल्कुल सही शब्द बोलने होते हैं, तभी जाकर वह सामने वाले पर इतने अच्छे से कंट्रोल कर पाता। तिन्ने आगे बोलना जारी रखा, अब आप अपने हाथों के बल खड़े हो जाइए। जैसे नितिन ने ऐसा कहा, पवेलियन मास्टर गौतम ने अपने हाथों के बल उल्टे हो गए। जैसे ही वह उल्टे हुए, अचानक से उनके मुंह से बहुत सारा खून बाहर की तरफ निकला, और वहीं पर दूसरी तरफ वहां पर खड़ी हुई जनता तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। सामने के नजारे को देखते हुए उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि प्रिंसिपल नितिन की आत्मा की गहराई गौतम से बहुत ज्यादा है। फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि केवल आत्मा की गहराई के साथ में सामने वाले की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से ऐसा नियंत्रण करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। सभी की निगाहें पवन मास्टर गौरव की तरफ गई। उन्होंने देखा कि गौरव अब धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गए हैं। उन्हें तो ऐसा लगा था कि गौतम उठेंगे और सीधा प्रिंसिपल नितिन के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा कि गौतम की आंखों के अंदर एक अलग ही सम्मान था प्रिंसिपल नितिन के लिए। वह प्रिंसिपल नितिन को ऐसे देख रहे थे कि उनके सामने कोई देवता खड़ा हो। पवेलियन मास्टर गौतम ने खड़े होते हुए नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन, आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका आभारी हूँ। तो गाइस, इसी के साथ में एक और एपिसोड खत्म होता हुआ। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल देता हूँ, क्योंकि आज हो गई बहुत देर, मैं बाहर चला गया था कहीं पे, इसीलिए उसमें मेरे को देर हो गई। ठीक है, तो इसका आपको एपिसोड मिलता है कल, क्योंकि यार गाइस पता नहीं ये प्रिंसिपल कब बनने वाला है और हमें कब तक नचाने वाला है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, कल ट्राई करते हैं इसके सभी एपिसोड, प्रिंसिपल बनने वाले सारे एपिसोड्स को खत्म करने के लिए। और मुझे लगता है कि नहीं बनेगा, मेरे को लगता है कि अभी नितिन प्रिंसिपल नहीं बनने वाला है, ये एपिसोड बहुत ज्यादा लंबे जाने वाले हैं। ठीक है,
जितना मेरे को पता है, मेरे को लग रहा है ना उसके हिसाब से, तो शायद 2 या 3 एपिसोड के अंदर ये प्रिंसिपल बनेगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग बताना कि कितने एपिसोड के अंदर नितिन प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट्स कर देना कि भी कितने एपिसोड के अंदर बनेगा। और ये अपना एपिसोड कौन सा चल रहा है प्रिंसिपल बनने के लिए? नितिन कम से कम 6 या 7 एपिसोड निकल गए हैं इसी के अंदर। देखते हैं कब बनता है नितिन प्रिंसिपल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। कमेंट्स मत करना गाइस प्लीज कि भाई नेक्स्ट एपिसोड डाल दो। ठीक है, ओके बाय।